और बता सकता हूँ। ये तो हमने एक उदाहरण बता दिया, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे संविधान में लिखा गया है सांसद या कोई विधायक लाभ के पद पर नहीं होगा। अब सांसद या विधायक लाभ के पद पर नहीं होगा, अब सवाल है कि लाभ का पद संविधान में लिखा ही नहीं गया है। ये भी आईएएस में पूछा गया सवाल है। लेकिन आप पूछोगे सर ये बताओ लाभ का पद संविधान में नहीं लिखा है तो कहाँ लिखा गया? संसदीय अधिनियम में। फिर वही बात आ गई। यानी जरा सोच के देखिए, संसदीय अधिनियम क्या है? जब हम कार खरीदते हैं तो कार के बड़े सारी फिटिंग बाद में लगाने पड़ते हैं। वैसे संसदीय अधिनियम है तो वो फिटिंग कार को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कार के खिलाफ नहीं जाते। सर्वोच्चता तो कार की है, इसीलिए। और कई बार होटल वगैरह में खाना जाते हैं तो एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आता है, भाई ये खाएंगे ये आपको उसके साथ मिल जाएगा। तो वैसे संविधान में क्या है? मेन्यू है, मेन कोर्स है। ये संसदीय अधिनियम क्या है? चटनी है। भाई खाना खा लिए, चटनी है ही नहीं तो कैसे खाना खाएंगे? कुछ सलाद भी आ जाए साथ में, तो इंडियन पॉलिटी बन गई। इस इंडियन पॉलिटी शब्द संविधान से थोड़ा बड़ा है। दूसरा, इसका मतलब पहला हो गया कि संविधान प्लस संसदीय अधिनियम इज इक्वल टू इंडियन पॉलिटी, पहला। अब दूसरा इसका मतलब क्या और है? देखिए दूसरी बात है, संविधान हमारा लिखा है, अब लिखी गई बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। भाई लिखी गई बातों को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, और कई बार लिखी हुई बातों को अगली जनरेशन अलग तरीके से पढ़ लेती है, और जब बात लिखी गई है तो पढ़ने में भी थोड़ा मतभेद आ जाता है। मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करूँ, आई डैश डैश यू, अब इसका चार लोग चार मतलब समझेंगे। इसलिए अब सवाल है जो हमारा संविधान लिखा गया, इस संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया? कि संविधान के शब्द क्या है, संविधान के मर्म क्या है, इसके मायने क्या है, इस बात को हम कैसे समझें, कौन बताएगा? तब ये तय किया गया संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायालय का है, और विशेष तौर पर यह काम दिया गया उच्चतम न्यायालय को। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, विशेष तौर पर काम किसको दिया गया? उच्चतम न्यायालय को। इसी बात ध्यान रखने कि संविधान की व्याख्या का अधिकार पार्टी को नहीं दिया गया। भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा तो अपने हिसाब से व्याख्या संविधान कर लेगी। संविधान की व्याख्या का अधिकार नौकरशाहों को नहीं दिया गया, क्योंकि नौकरशाह भी किसी पार्टी के समर्थन में संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखा गया कि संविधान की व्याख्या न्यायालय करेगा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, तटस्थ है, अंपायर है। भाई हमारे यहाँ जो आईएएस अधिकारी होते हैं और न्यायालय, ये किसी पार्टी से अपनी प्रतिबद्धता नहीं रखते। अब संविधान की व्याख्या अगर न्यायपालिका करेगा तो समय समय पर संविधान की व्याख्या बदल जाती है। इसे कई बार आप देखेंगे संविधान में कुछ लिखा गया है, व्यवहार में कुछ हो रहा है। संविधान में कुछ लिखा गया है, व्यवहार में कुछ हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, अगर आप संविधान में पढ़ेंगे, और ऐसा क्यों होता है, न्यायपालिका में पढ़ना भी हो, ऐसा सीधी सी बात है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है कि न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या अलग कर दी? तो मेरे दोस्तों ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। इसको बहुत अतिशय समय के साथ जीवन की फिलॉसफी बदल जाती है। और यकीन मानिए, जब हम मतलब क्लास 6 में था, क्लास 7 में था, तो हम लोग क्रिकेट की खूब न्यूज़ पढ़ते थे। तो उसमें क्रिकेट की न्यूज़ एक निकली थी कि एक क्रिकेटर ने किसी महिला को बोल्ड कर दिया। तो हम लोगों ने इसका मतलब ये समझा कि अच्छा मतलब शादी ब्याह के पहले मतलब क्रिकेट होता है, और जो जिसको बोल्ड करता है वो उसके साथ शादी होती है। आज इसी बोल्ड करने का मतलब अलग समझते हैं। इसका मतलब है समय के हिसाब से एक ही शब्द के मायने बदल जाते हैं। सब समय के हिसाब से एक ही शब्द के मायने अलग अलग बदल जाते हैं। इसलिए संविधान की व्याख्या जब न्यायपालिका करेगा तो सवाल है जो समय 1950 का था वो आज का तो है नहीं। और आज तो आप देखेंगे कितनी चीज़ें बदल गई दोस्तों, एक जमाना था। और इसलिए मैंने कहा न्यायपालिका कोई बदल रहा है तो इस बात में अति संयोग या बहुत हैरानी करने की बात नहीं है। अरे दोस्तों दुनिया परिवर्तन का नाम है। एक जमाना था हिंदी फिल्मों में गाने कैसे आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, और आज फिल्म में गाने कैसे आते हैं, अब करूंगा गंदी बात गंदी बात गंदी बात। बताओ कितना बड़ा चेंज आ गया। अब किसी बूढ़े बुजुर्ग को आप दिखा दो ऐसी फिल्में, पहले हम लोग देखते थे कौन सी फिल्म, जय संतोषी माँ, अब कौन सी फिल्में देखते हैं, डर्टी पिक्चर। कितना बड़ा चेंज आया। अब जब समाज में इतना बड़ा चेंज आ रहा है तो न्यायपालिका इसी समाज का भाग ही तो है। तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या अलग तरीके से करेगी। कारण यह है कि संविधान में सब कुछ लिखा नहीं गया, संविधान में कई चीजें साइलेंट है। संविधान में कई चीजें साइलेंट है जो संविधान पढ़ के बार बार समझेंगे। अब जब साइलेंट है उसका मतलब कौन बताएगा? इसलिए अब ये फिर एग्जाम्पल आपको बता दिया, अभी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से जवाब मांग लिया कि भैया बताओ कैसे आपने नियुक्त किया। क्योंकि संविधान में केवल इतना लिखा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। संविधान में केवल इतना लिखा गया है। अब वो निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, प्रक्रिया कैसी होगी, यहाँ संविधान साइलेंट है। तो जहाँ संविधान साइलेंट है उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका। ये तो इस बारे में कई बार विधायिका कहती है नहीं भाई ऐसा कैसे होगा, न्यायपालिका कैसे व्याख्या करेगी, हम व्याख्या करेंगे। इसीलिए आपको हम याद दिला दें कि जहाँ संविधान मौन है, जहाँ संविधान में किसी प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, या जहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान की अस्पष्ट उल्लेख है, या तो किसी चीज का उल्लेख ही नहीं है, कोई चीज उलझा हुआ है, तो वहाँ उसकी व्याख्या फिर उच्चतम न्यायालय करेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि संविधान का दुरुपयोग न्यायपालिका कर रही हो, सरकार कर रही है, सॉरी, संविधान का दुरुपयोग न्यायपालिका नहीं करेगी बल्कि सरकार कर सकती है, पार्टी कर सकती है। इस वजह से अब आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जैसे कि संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। संविधान निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, लेकिन ये कैसे करेगा? अब ये इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय को करना पड़ेगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय और संविधान को मिलाने पर बनता है इंडियन पॉलिटी। इसे देखते इंडियन पॉलिटी में बार बार हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा। इसका मतलब इंडियन पॉलिटी में हम संसद के अधिनियम भी पढ़ते हैं
संविधान के व्याख्या के उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण आपको बता दें, हमारे संविधान में लिखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 124 में बात कही गई है कि संविधान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे आवश्यक समझे। ये बात अनुच्छेद 124 में लिखी गई है। लेकिन अब सवाल यह है, इसकी व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम से होगी, न्यायाधीशों के समूह से होगी। कोलिजियम का उल्लेख कहीं नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, संविधान में कोलिजियम का उल्लेख नहीं है। कोलिजियम का विचार किसने दिया? न्यायपालिका ने। अब संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। अब इस पर सुनवाई कौन कर रहा है? न्यायपालिका। इसका सीधा मतलब हो गया। और इसका एक एग्जाम्पल नहीं है, अब जहाँ चाहे मैंने एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि जहाँ संविधान का दुरुपयोग होगा वहाँ भी उसकी न्यायपालिका व्याख्या करेगी। इस बात से मतलब ये हो गया कि फिर भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चीज शामिल हो जाएगी। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग क्या बन जाएगा? पहला, संविधान। जो संविधान में लिखा गया है, पहली बात भारतीय राज्य व्यवस्था में शामिल हो जाएगी। दूसरा फिर इसका पार्ट क्या होगा? दूसरा इसका पार्ट होगा संसदीय अधिनियम। राज्य व्यवस्था में क्या होगा? पहला संविधान हो जाएगा, उसके अलावा जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं और खासतौर पर संविधान को क्रियान्वित करने के लिए, तो वो संसदीय अधिनियम भी राज्य व्यवस्था का पार्ट रहेगा। तीसरा फिर क्या एग्जाम्पल इसका हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के निर्णय। इसलिए आप देखेंगे अब अनुच्छेद 21 में ये लिख दिया गया है, मैंने एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। अनुच्छेद 21 में लिख दिया गया है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा व्यक्ति को। इसकी व्याख्या फंडामेंटल राइट में करेंगे। अनुच्छेद 21 में ये तो लिख दिया गया जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन इसमें ये तो नहीं लिखा गया कि इसमें निजता का भी अधिकार होगा। संविधान में लिखा गया है, लेकिन पुट्टा स्वामी केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि नहीं भाई, इस जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया? पॉलिटी में पहला क्या हो जाएगा? संविधान। दूसरा क्या हो जाएगा? संसदीय अधिनियम। तीसरा उच्चतम न्यायालय के निर्णय। इसलिए आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिए, पीटी का मेंस का, तो उसमें कई बार संसदीय अधिनियम सवाल पूछा जाता है और सही मायने में कई बार न्यायालय सवाल पूछा जाता है। इसलिए जब हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं तो संविधान के केवल संविधान की बातों पर ही नहीं, संविधान एक फार्मूला बता देता है, संविधान एक तरीके से कंकाल बना देता है। जैसे शरीर का अध्ययन करना चाहें केवल कंकाल से शरीर का अध्ययन कर लेंगे नहीं, उसके पार्ट पर आना पड़ेगा, हड्डी, उसके मांस पर, रक्त पर, यानी टिश्यूज पर, सेल्स पर। इसलिए कुल मिला के संविधान तो केवल बड़ी बड़ी बातें कर देता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देता है, मोटे मोटे रेगुलेशन बना देता है। इसी दायरे में आपको सारी बात करनी है और वहाँ पे न्यायपालिका है। लेकिन आप फिर पूछेंगे सर उच्चतम न्यायालय बड़ा है, संसद बड़ा है या संविधान, तो सीधा उत्तर होगा संविधान। संविधान की सर्वोच्चता। इस बारे में हमारे संविधान निर्माता बिल्कुल स्पष्ट थे। लास्ट में जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते थे एक बात और जोड़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी का मतलब हो गया संविधान हो गया, संविधान के अंदर सारे अनुच्छेद। जब हम संविधान का मतलब कहते हैं सभी अनुच्छेद अनुसूची सारे संविधान के पार्ट है। संसदीय अधिनियम हो गए, उसमें सैकड़ों संसदीय अधिनियम है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं तो बड़े सारे पुट्टा स्वामी केस से लेकर मानेका गांधी केस, केशवन भारती केस, पूरी श्रृंखला है। लास्ट में ये भी आपको बता दें कि सरकार और संविधान तो समाज में चल रही है। हमने शुरुआत यहीं से की थी। ऐसा तो नहीं है कि संविधान सरकार समाज के बाहर है, संविधान सरकार चल तो रही है समाज में, और समाज में चल रही, समाज भी बड़ा परिवर्तनशील है। आप देखिए दोस्तों किस तरीके से हमारा समाज व्हाट्सएप का प्रयोग करने लगा, कितना बड़ा हो रहा है। अब तो दोस्तों क्या बताऊं, अब तो समाज का परिवर्तन इतना बड़ा हो रहा है, पुरुष कर रहा है, पुरुष से ही शादी करेंगे। अब ये कल्पना सोचिए 20 साल पहले थी ऐसा पहले, अब आज भी अपने घर पे सामने कह दो मैं विवाह करने जा रहा हूँ, लड़की लड़के से विवाह करेगी और पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, तो वो दौड़ा लेगा। कमाल की बात है यार ये तो, और यही तो समाज का नियम है। समाज परिवर्तनशील है और इसी का परिणाम है कि एक जमाना था जहाँ पे भारतीय समाज में ऊंची जातियों का प्रभुत्व था। अब आप देखेंगे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो जब इनका प्रभाव बढ़ेगा तो वो संविधान सरकार को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपको याद दिला दें ये सरकार संविधान रूपरेखा रख रहा है सरकार की, और ये सरकार कहाँ चल रही है? सामाजिक व्यवस्था में। और समाज में क्या है? जाति का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, पार्टी का प्रभाव है। यानी इसको, इन पूरी व्यवस्था को जो चलाने वाली शक्तियां हैं वो संविधान में नहीं लिखी गई है, न संसदीय विधि में है न संविधान में। कई चीज ऐसी हैं जो न तो संसदीय विधि में संविधान में, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये राजनीतिक दल हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो राजनीतिक दल का उल्लेख तो संविधान में ही नहीं है। हाँ, दल बदल अधिनियम का उल्लेख है, राजनीतिक दल का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन क्या राजनीतिक दलों को पढ़े बिना राज्य व्यवस्था को समझा जा सकता है? उत्तर नहीं। इसलिए अपने सिलेबस पर ध्यान से देखिएगा, ये छात्र समूह है, व्यापारिक समूह है, छात्र समूह है, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसलिए पॉलिटी में पार्टी भी आएगी, दल भी आएगा। बिना दल के परिवर्तन के आप समझ ही नहीं सकते कि संघ राज्य के संबंध कैसे चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, मान लीजिए आपने संविधान पढ़ लिया, राष्ट्रपति की शक्तियां देख ली, मुख्यमंत्री की शक्तियां देख ली, राज्यपाल की शक्तियां देख ली। अब इस बात का उत्तर हमें कैसे मिलेगा कि मोदी जी के संबंध योगी के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का टकराव दीदी के साथ होता रहता है? इसका उत्तर संविधान नहीं देगा, इसका उत्तर पार्टी देगी, क्योंकि एक ही पार्टी के लोगों के बीच संबंध अलग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के बीच के संबंध अलग हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटी, और इतना ही नहीं, इंडियन पॉलिटी में आप देखेंगे धर्म, जाति, ये सब तो फर्क आ जाते हैं। अब संयोग की बात है संविधान में हम आगे चल के पढ़ेंगे ये लिखा गया है कि धर्म और जाति का उल्लेख नहीं है।
लेकिन दोस्तों हकीकत की बात यह है, आज भी आप देखेंगे जब लोग शादी विवाह ढूंढते हैं तो किसको तलाश करते हैं? जाति और धर्म की। भाई शादी विवाह के कभी अखबार देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ तो फलाना चाहिए, दूल्हा चाहिए, जाति ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति तो ही है। अब बताइए, जाति धर्म क्या संविधान सरकार को प्रभावित नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए आप देखेंगे अलग अलग आरक्षण की मांग जाति के आधार पर की जा रही है, जाति जनगणना जाति के आधार पर की जा रही है। इसलिए कोई संविधान कह रहा है भाई हम तो व्यक्ति को इकाई मान रहे हैं, संविधान कह रहा है हमें ये नहीं पता है व्यक्ति की जाति क्या है, हमें ये नहीं पता इसका धर्म क्या है। समाज तो ऐसा मान रहा है, और समाज में ही संविधान और सरकार काम कर रही है। इसलिए जब हम इस संविधान और सरकार को राजनीतिक दल में भी देखेंगे, जाति में देखेंगे, धर्म में देखेंगे, तब ये कहलाएगा इंडियन पॉलिटी। और इतना ही नहीं, बल्कि कई बार तो हम आर्थिक प्रणाली को भी देखते हैं कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है। आज़ादी के बाद हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और अभी उदारीकरण की अर्थव्यवस्था आ गई है, बाजारवाद आ गया है। इसको भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी बड़ा लंबा शब्द है, व्यापक शब्द है, जिसमें संविधान का भी अध्ययन होगा, संसदीय अधिनियम होगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय होंगे, और बाकी राजनीतिक दल, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, धर्म, जाति, राजनीतिक दल, धर्म, जाति और अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन शामिल है। इसे इंडियन पॉलिटी शब्द बड़ा हो जाता है, और इसलिए कई बार इसे हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी कह देते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ का समग्रता में अध्ययन करना चाहते हैं, कुल में अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए अगर हम केवल संविधान को देख रहे हैं, शरीर के केवल कंकाल को देख रहे हैं, लेकिन होलिस्टिक में देखिए तो हम शरीर है तो कहीं मोहल्ले में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो जब मोहल्ले को नहीं देखोगे, परिवार को नहीं देखोगे, तब तक कैसे सब समझ जाओगे कि बायोलॉजी समझ के शरीर को समझ लिया? भाई पोषण से भी तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज की कहानी पूरी हो गई। हमने आपको बता दिया सरकार क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। अब कल से हम अपना पॉलिटिक्स शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट से। आप पूछेंगे प्रस्तावना से क्यों नहीं, तो कल मैं कारण बता दूंगा। हम हर टॉपिक आपको बताएंगे, लेकिन क्रम अपने से निर्धारित करेंगे, उसका एक विशेष कारण है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। नहीं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम फिर पॉलिटी के बाकी अध्याय शुरू करेंगे। बेसिक बात हमने आपको बता दिया था, और उसके साथ हम देखेंगे कि राज्य व्यवस्था के बाकी टॉपिक क्या है। आपने जब राज्य व्यवस्था का भी पढ़ा होगा तो देखोगे प्रस्तावना से बात शुरू होती है, लेकिन हमारा अध्ययन प्रस्तावना से नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि मान लो कि हम किसी दुकान पे गए और हमने कहा भाई जूस हमें पीना है, तो उसने कहा कि जूस आप ले लो, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाया उसमें कौन कौन से फ्रूट लगे हुए हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि पहले फ्रूट देख लिया जाए फिर जूस देख लिया जाए। उसकी प्रस्तावना पूरे संविधान का सारांश है, जूस है। तो पहले मैं जरा गाली, मूली, गाजर और एप्पल, ऑरेंज, ये सारे एक एक से फ्रूट्स को देख लें, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रेस करके उसको प्रस्तावना बना देंगे। तो इसलिए प्रस्तावना हम सबसे अंत में पढ़ेंगे, यानी हमारे सिलेबस में बड़ी सारी चीज़ें जैसे लिखी गई हैं उस क्रम में नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे एक एक करके आएंगे। और हम एक शुरू से टॉपिक शुरू करेंगे, इसका नाम फंडामेंटल राइट। हमारा अध्ययन ऐसे रहेगा, फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटी यानी निदेशक तत्व, फिर इस क्रम में आगे बढ़ेंगे संघवाद, ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए जरा देखें कि मूल अधिकार, अब हम पहला सिलेबस का पार्ट शुरू कर रहे हैं, और फिर कहा प्रस्तावना भी आगे पढ़ेंगे, नागरिकता भी हम पढ़ लेंगे थोड़ा अध्ययन के बाद। लेकिन जो पहला मूल पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो पहले मूल अधिकार में पढ़ेंगे क्या क्या, एक आपको क्रम बना दें उसके बाद फिर हम देखें इसका अध्ययन कैसे करते हैं। मूल अधिकार में जिन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे उसमें पहले हम ये देख लेंगे कि मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं, यानी कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है। और अगर उन फंडामेंटल राइट की बात करें तो देखिए समानता का अधिकार, और एक एक की चर्चा करेंगे, यानी कि कितने प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में है। पहला समानता का अधिकार, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद
फिर और अगर आर्टिकल आप जानना चाहें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें है अनुच्छेद 23-24, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहले हम देख लें क्या पढ़ना है हमें, फिर देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और आपको बता दें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके विचार हम पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा वो हमें कहाँ पता चल जाएगा। हमेशा बच्चों में विचार दिखना है, नजरिया बदलना है, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर तथ्य पर आएंगे। पहले आप आर्टिकल के पीछे मत पढ़िए कि अनुच्छेद 14 पढ़ना शुरू कर दिया, 15 पढ़ना शुरू कर दिया। पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, उसके बाद फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार राइट ऑफ माइनॉरिटीज, और फिर ये है 29-30। एक अधिकार जो मूल संविधान में था अभी उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको मार के भगा दिया गया है, वो बेचारा था संपत्ति का अधिकार, इसलिए अब तो वो रहा नहीं, लेकिन प्रकार में अंतिम है, छठा है, 6 है। ये हमें सारे मूल अधिकार के प्रकार पढ़ने हैं। जो छठा में पढ़ना है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इतने प्रकार के अधिकार हमें पढ़ने हैं। अब फिर जब हम पढ़ लेंगे एक एक करके फिर इन सब में अंतर संबंध आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये प्रकार देख लिया, फिर हम क्या देख लेंगे कि अधिकारों का फिर महत्व क्या है, अधिकारों का हम इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि अधिकार ना हो तो क्या होगा, यानी क्यों अधिकार को फंडामेंटल कहा जाता है, इसी बात से महत्व देखेंगे। यानी क्यों ऐसा है कि हम अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, क्या मूल के अलावा भी कुछ अधिकार है, इसे मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, इसका महत्व क्या है, इस बात को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, क्या मूल अधिकारों का संशोधन संभव है, क्या ये छीने जा सकते हैं, क्या मूल अधिकारों पर संशोधन संभव है, या मूल अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। यानी ये कह लीजिए कि आप इसी बात को, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, नेचर, प्रकृति का मतलब है निरपेक्ष है या सापेक्ष है, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, निरपेक्ष है या सापेक्ष है, ये भी हम देखेंगे। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, और अब जानते हैं जिन्हें वर्तमान विवाद है, सारी बात हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे मूल अधिकारों के नेचर देखने के बाद फिर देखेंगे कि मूल अधिकार का मूल कर्तव्य और निदेशक तत्व के साथ क्या संबंध है, मूल कर्तव्य का और मूल अधिकार का निदेशक तत्व के साथ संबंध, निदेशक तत्व के साथ संबंध, ये पॉइंट हम देखेंगे। इतनी बात हमें मूल अधिकारों में पढ़ना है। प्रकार क्या है, महत्व क्या है, फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं, और उसमें आप जानते हैं हमारे वर्तमान विवाद खूब देखेंगे, और फिर उसमें संशोधन कैसे है, सीमा क्या है, महत्व क्या है, फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं, और उसमें आप जानते हैं हमारे वर्तमान विवाद खूब देखेंगे,